कितने थे और जायदाद में वे कहाँ लगे थे? सही बात है। तो हमने शुरू में जब पाम बीच में एक पीड़ित के लिए पहला केस दर्ज किया था, उसके बाद मुझे अदालत से एप्स्टीन के घर जाकर साइट का मुआयना करने की अनुमति मिली थी। घर के अंदर बेडरूम और मसाज एरिया जैसी कई महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा कैमरों के माउंटिंग ब्रैकेट अभी भी लगे हुए थे। वहाँ से सीपीयू और कंप्यूटर यूनिट्स को भी पूरी तरह से हटा दिया गया था। मैंने साल 2003 की उस पुरानी घटना की पुष्टि की, जब सारा कैलन ने पुलिस को पैसे चुराने वाले उस अज्ञात व्यक्ति की फुटेज दिखाई थी। घर के भीतर कैमरों की मौजूदगी के बारे में हमारे पास बेहद पुख्ता और ठोस सबूत मौजूद थे। मैनहट्टन में स्थित उस आलीशान हवेली के अंदर मेरे क्लाइंट ने कैमरों का एक पूरा जाल बिछा हुआ देखा था, और हैरानी की बात यह है कि उस वीडियो फुटेज का एक भी छोटा सा हिस्सा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। असल में हुनैक पर हमारी मुख्य वकील मारिया विलाफाना ने तो इसे स्मोकिंग गन करार दिया था। उन्हें बखूबी पता था कि यह कहाँ मौजूद है, लेकिन एलेक्स अकोस्टा ने इसकी जांच करने या इसे आगे सौंपने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने के लिए आप सभी ने जो साहस दिखाया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। शुक्रिया जी। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सदस्य। अगले हैं प्रतिनिधि रैंडल। धन्यवाद मिस्टर रैंकिंग मेंबर, और आज यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं विशेष रूप से उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अकल्पनीय दुर्व्यवहार से बचने की अपनी कहानियाँ साझा की हैं। हम आपकी अपार बहादुरी के लिए आपका बार बार धन्यवाद करते हैं, और न्याय की तलाश में अपने सदमे को फिर से जीने की आपकी इच्छा के लिए भी। मैं जानता हूँ आपने लंबा इंतज़ार किया है और अब भी कर रहे हैं। यहाँ मौजूद कांग्रेस का हर सदस्य आपको देख सुन रहा है। हम सुनिश्चित करेंगे कि आपकी कहानियाँ अनसुनी न रहें। पूर्व अटॉर्नी जनरल बॉन्डी ने सचमुच उत्तरजीवियों से भरे कमरे की तरफ अपनी पीठ फेर ली थी। हमने वह फ़ोटो देखी है। हम यहाँ इसके विपरीत करने के लिए हैं। हम यहाँ आपके साथ चलने और उन कहानियों पर रोशनी डालने के लिए हैं जिन्हें आपने बार बार साझा किया है। हम सच, पारदर्शिता और एप्स्टीन मामले के जघन्य अपराधों से संबंधित सभी सूचनाओं पर न्याय विभाग डीओजे द्वारा किए जा रहे इस शर्मनाक पर्दाफाश को खत्म करने के लिए लड़ते रहेंगे। न्याय विभाग द्वारा अब तक पेश किए गए दस्तावेजों में एप्स्टीन के सह साजिशकर्ताओं के बारे में बहुत कम नई जानकारी सामने आई है। हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि 25 लाख से अधिक दस्तावेज अभी भी गुप्त रखे गए हैं, मगर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हाल ही में जारी किए गए दस्तावेजों ने उत्तरजीवियों की अत्यंत निजी और संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक कर दिया है। न्याय विभाग ने उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया है और उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें तथा नाम भी प्रकाशित कर दिए हैं। यहाँ उत्तरजीवियों ने समिति के साथ ये भी साझा किया है कि कई मामलों में, जैसा कि हमने आज फिर सुना, उनके प्रियजनों को यह पता ही नहीं था कि एप्स्टीन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, जब तक कि वह जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी नहीं कर दी गई। सर्वाइवर हर ओवरसाइट डेमोक्रेट ने फरवरी में पाम बोंडी को एक पत्र भेजकर न्याय विभाग द्वारा उत्तरजीवियों के नाम और तस्वीरें हजारों बार प्रकाशित करने पर चिंता जताई थी, जबकि उन जानकारियों को छिपाने में विशेष सावधानी बरती गई जो न्याय दिलाने और दुर्व्यवहार करने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती थीं। न्याय विभाग से सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद इतनी बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी का जारी होना ये सवाल उठाता है कि क्या यह सिर्फ अक्षमता है या जिसकी संभावना कहीं ज़्यादा है, गवाहों को जानबूझकर डराना धमकाना। सुश्री बेंस्की, आपने न्याय विभाग द्वारा एप्स्टीन फाइलें लापरवाही से जारी करने से आपको और अन्य पीड़ितों को हुए नुकसान के बारे में बताया है। नाम हटाने के अनुरोधों के बावजूद उन्हें जारी किया गया। क्या आप फिर बताएंगी कि जानकारी उजागर होने का आप और अन्य पीड़ितों पर क्या असर पड़ेगी था? हाँ, मैं पब्लिक हूँ, ये मेरा फैसला था, पर सोचा न था कि मेरे दुर्व्यवहार की निजी बातें कोई पढ़ेगा। यह दूसरों की सुरक्षा के लिए था। दुर्भाग्य से इसमें मेरे दोस्त भी शामिल हैं। किसी ऐसे का नाम वहाँ देखना जिसने आगे बढ़ने के लिए इतनी मेहनत की, रोंगटे खड़े कर देता है।
ये झकझोर देता है। फाइल में अपना नाम देखा, लगा था बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, पर सरनेम टाइप करते ही सब सामने आ गया। वो पल बहुत डरावना था, जैसे सीने जी में हाँ, गोली बिल्कुल। लगी हो। बस निकला, हे भगवान। तब एहसास हुआ कि पीटीएसडी सच है। उस सदमे का फिर पीटीएसडी फिर उभर आया। आगे पढ़ने और देखने पर उत्तरजीवियों की पहचान उजागर होती दिखी। एक उत्तरजीवी जिसे मैंने कहा था वह चिंता मत करो, तुम हमेशा गुमनाम जेन डो रहोगी। फिर सर उसका असर मैं हमेशा महसूस करती रहूँगी। मुझे खेद है, मुझे लगता है कि आप अपनी सरकार से माफ़ी की हकदार हैं और कांग्रेस के डेमोक्रेटिक सदस्यों के रूप में हम यहाँ आपके साथ काम करना जारी रखने के लिए हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हमें बेहतर के लिए लड़ना ही होगा और हमें वर्जीनिया कानून पारित करने के लिए लड़ना होगा। कांग्रेस महिला फ्रैंकल चाहती थी कि मैं बताऊं कि वह कोर्टनी वाइल्ड रीइंफोर्सिंग क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट पर काम कर रही हैं ताकि आपके अधिकारों का पालन हो और हम उत्तरजीवियों के साथ काम कर सकें। कि आपको अभियोजन समझौते की सूचना मिले और आप अपने अधिकारों व हक के बारे में जान सकें। हम आप सभी और दुनिया भर में शोषित हर उत्तरजीवी और युवा के लिए लड़ते रहेंगे और जांच जारी रखेंगे। धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आपका बहुत धन्यवाद कांग्रेस के सदस्य प्रतिनिधि अंसारी जी। धन्यवाद रैंकिंग सदस्य राष्ट्रपति ट्रंप, पूर्व अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी और कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने एप्स्टीन फाइलों के संबंध में सच्चाई और पारदर्शिता का वादा किया था। इसके बजाय उन्होंने अमेरिकी इतिहास के सबसे भयानक मामले को दबाने का काम किया है। उनके सार्वजनिक आश्वासनों के बावजूद पाम बॉन्डी ने एप्स्टीन फाइलों को बहुत ही धीमी गति से जारी किया और जब उन्होंने ऐसा किया जैसा कि हमने आज शक्तिशाली गवाही में सुना, उन अमीर और शक्तिशाली पुरुषों के नामों को सुरक्षित रखा जिन्होंने अपराध किए थे, जबकि उत्तरजीवियों की पहचान उजागर कर दी। मार्च 2026 में डियोजे ने स्वीकार किया कि उसने सार्वजनिक रिलीज से लगभग 28,000 फाइलें रोक ली थीं, जिनमें राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ आरोप भी शामिल थे। ट्रंप एप्स्टीन प्रशासन आज भी इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि हमें एप्स्टीन फाइलों पर समय और ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने फाइलों को जारी करने और पारदर्शिता की लड़ाई को, और मैं उद्धृत करता हूं, एक धोखा कहा है। हजारों नाबालिगों का शोषण और तस्करी कोई धोखा नहीं है। महिलाओं का शोषण और यौन उत्पीड़न कोई धोखा नहीं है। हकदार हैं। सुश्री जोन्स 85 और मैं उद्धृत कर रहा हूँ, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप में आशा रखी है और आपको यकीन है कि वे उत्तरजीवियों को न्याय दिलाएंगे। क्या आपको लगता है कि उन्होंने अपना वादा तोड़ा है? उन्होंने तो न जाने कितने ही वादे तोड़ दिए हैं अब तक। आपका शुक्रिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मार्जोरी टेलर ग्रीन ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि ट्रंप ने एक फोन कॉल के दौरान यह बात कही थी कि यदि एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक किया गया तो मेरे मित्रों और सहयोगियों को भारी नुकसान पहुंचेगा। वहीं दूसरी ओर ट्रंप का न्याय विभाग, जो वर्तमान में इन सभी फाइलों की देख रेख और नियंत्रण कर रहा है, उसका यह कहना है कि अब एप्स्टीन मामले में जांच करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। टॉड ब्लैंच ने घिस्लेन मैक्सवेल को आरामदायक जेल भेजने से पहले उनसे मुलाकात की थी। यह बेहद हास्यास्पद और अपमानजनक है। अब तक सिर्फ एप्स्टीन मैक्सवेल पर यौन तस्करी का केस चला है। एप्स्टीन के वित्तीय अपराधों का खुलासा नहीं हुआ, न ही सहसाजिशकर्ताओं पर कोई मुकदमा हुआ। पिछले महीने कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने यह बयान दिया था कि एप्स्टीन फाइलों में मौजूद जानकारी के आधार पर किसी पर भी कोई ठोस कानूनी मामला नहीं बनता है। सुश्री जोन्स, क्या आपके व्यक्तिगत अनुभव या फिर उन फाइलों में देखी गई जानकारी के आधार पर यह बात सच है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुश्री बेंस्की, आपके अपने अनुभवों या आपने फाइलों में जो देखा है उसके आधार पर क्या आपको लगता है कि यह बयान सच है? सुश्री वाइल्ड, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगी और रोजा, अंत में मैं आपसे भी यही पूछना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
धन्यवाद कांग्रेस महिला। अब मैं प्रतिनिधि वॉक इन शो को आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद रैंकिंग सदस्य, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। यहाँ आकर अपनी आप बीती सुनाना, इसके लिए बहुत साहस चाहिए। मैंने उत्तरजीवियों की कई कहानियाँ सुनी हैं। सबकी तरह मैं आपके साहस और एप्स्टीन, मैक्सवेल, अन्य अपराधियों को न्याय दिलाने के आपके संकल्प से प्रभावित हूँ। पर बच्चों और शोषण के शिकार हर व्यक्ति की सुरक्षा के आपके संकल्प ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है। एप्स्टीन, मैक्सवेल और उनके सह साजिशकर्ताओं ने जिंदगियां तबाह कर दी। उन्होंने कमज़ोर महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाया, उन्हें वस्तु समझा और चुप कराया। उनके धन, शक्ति और विशेषाधिकार ने उन्हें बचाया। ये यहाँ पाम बीच में साफ दिखता है। आज हमने सुना कि उनके अपराध उन संस्थानों की जानबूझकर की गई विफलता है जिन्हें आपकी रक्षा करनी थी। Suriname को Stewart वे ब्रिश किरदार न्याय और सुरक्षा के पूरी तरह से हकदार थे। और हम आज यहाँ इन विफलताओं को सुधारने के लिए अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करने के लिए हैं। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, अपराधों की सीमा और सभी सह साजिशकर्ताओं की संलिप्तता का खुलासा नहीं हो जाता। मैं आज सामने आए दो पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। पहला, एप्स्टीन और मैक्सवेल द्वारा उत्तरजीवियों के खिलाफ आव्रजन स्थिति और यात्रा दस्तावेजों को हथियार बनाना, पासपोर्ट जब्त करना, महिलाओं और लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए वीज़ा को बंधक बनाना। और फिर जब आप जैसे उत्तरजीवी बोलने के लिए काफ़ी बहादुर थे तो हमारी न्याय प्रणाली ने आपको नज़रअंदाज कर दिया, जिससे यह भावना और मजबूत हो गई कि आपके पास जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। रोज़ा, सुश्री वाइल्ड, आज यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मैं आप दोनों से इन पैटर्न से संबंधित कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। रोज़ा, क्या आप हमें फिर से बता सकती हैं कि एप्स्टीन ने आपको अपने नियंत्रण में रखने के लिए आपकी वीज़ा स्थिति का उपयोग कैसे किया? O1 वीज़ा असाधारण प्रतिभा वालों के लिए है और इसे पाने के लिए ढेरों कागजात चाहिए। मैंने एक की मदद की थी तो जाना कि कितने दस्तावेज़ जुटाने पड़ते हैं। अब अपने मामले को पीछे मुड़कर देखते हुए मेरे पास उस वीज़ा को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज़ नहीं थे। मुझे इस बात का 100% यकीन है। मेरी एजेंसी का मेरे लिए इतने कम समय में वह वीज़ा प्राप्त कर पाना, जो 6 महीने से भी कम था, एक चमत्कार है। आप अभी ऐसा करने की कोशिश करें, आप नहीं कर पाएंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे, और ये नामुमकिन है। मुझे पता था मेरा वीज़ा उससे जुड़ा था। वह नाखुश होता तो मुझे वापस भेज देते। क्या आप जानती हैं कि एप्स्टीन ने अन्य महिलाओं के साथ भी यही किया था? वेस्ट पाम बीच के उनके बंगले पर मैं एक विदेशी लड़की से मिली हूँ, पर किसी और विदेशी को अपनी कहानी बताते नहीं देखा। उम्मीद है मेरा मामला और लोगों को सामने लाएगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो टूटी फूटी या बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते और अपनी कहानियाँ सुना सकते हैं। शुक्रिया। सुश्री वाइल्ड, गवाही के मुताबिक एप्स्टीन से पहली मुलाकात के वक्त आप 14 की थीं। क्या वह आप थीं? जी हाँ, एक बिल्कुल बच्ची? सही बात है। मैं बस डीओजे जांच और एप्स्टीन के लिए हुए उस ख़ास समझौते पर वापस जाना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, क्या न्याय विभाग ने आपसे कहा था कि एलेक्स अकोस्टा द्वारा एप्स्टीन के याचिका समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद भी आपके मामले की जांच चल रही थी? हाँ, उन्होंने मुझे डाक से एक कागज़ भेजा था जो मेरे वकीलों के पास है, जिसमें कहा गया था कि ये एक लंबी प्रक्रिया होगी और वे उसे सज़ा दिलाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस समय उस पत्र पर तारीख डाली गई थी, उस समय तक गैर अभियोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके थे। पता चला कि उन्होंने समझौता जी हाँ, कर बिल्कुल। लिया था, उनका पत्र झूठ था, उन्होंने आपसे झूठ जी, बोला। हाँ। हाँ, आप दोनों का शुक्रिया, बात खत्म। धन्यवाद कांग्रेस सदस्य। अगली बारी प्रतिनिधि प्रेस्ली की है।
कांग्रेस महिला लोइस फ्रेंकल को धन्यवाद, रैंकिंग सदस्य गार्सिया और कांग्रेस महिला समरली को भी धन्यवाद। आपके प्रयासों से ही आज का दिन संभव हुआ है। हमारे साहसी सर्वाइवर्स का भी धन्यवाद। पहली बार चुने जाने के बाद से ही मैं इस समिति में हूँ। हमारे तत्कालीन अध्यक्ष महान एलियाह कमिंग्स अक्सर कहते थे कि ओवरसाइट समिति का जनादेश सच्चाई की प्रभावी खोज करना है, और ठीक वही खोज, वही जद्दोजहद आज हाउस डेमोक्रेट्स को यहाँ इस मुकाम पर ले आई है, क्योंकि एप्स्टीन के जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलने के बजाय कुशलता के स्थान पर केवल बाधाओं और लंबी देरी का ही सामना करना पड़ा है। कानून प्रवर्तन और न्याय विभाग द्वारा एप्स्टीन के पीड़ितों को प्रभावशीलता के बजाय व्यवस्थित लीपापोती का सामना करना पड़ा है, और मैं उन लोगों की कायरता को भी जोड़ना चाहूँगी जो जेफरी एप्स्टीन, गिस्लिन मैक्सवेल और उनके सह साजिशकर्ताओं की शक्ति और विशेषाधिकार से डरे हुए थे। तो आज हम यहाँ कुछ रोशनी डालने आए हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी ही सबसे बेहतरीन कीटाणुनाशक मानी जाती है। हम यहाँ भ्रष्टाचार पर, इस जांच की विफलताओं पर रोशनी डालने आए हैं, लेकिन सबसे बढ़कर हम यहाँ सर्वाइवर्स को, उन साहसी लोगों को केंद्र में रखने आए हैं। वे सर्वाइवर्स जो आपके सामने वयस्क महिलाएं हैं, लेकिन तब वे बच्चे थे। वे बच्चे जिनकी मासूमियत को बेरहमी से भ्रष्ट किया गया, जिनके शरीरों का घिनौना उल्लंघन किया गया, जिनके सपने पूरी तरह चकनाचूर कर दिए गए, जिनका जीवन हमेशा के लिए बदल कर रख दिया गया। मारिया, कर्टनी, जेनालिसा, दानी, रोजा, स्काई और अमांडा, आप सभी का वर्जीनिया राज्य की ओर से यहाँ पधारने के लिए हम तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। कांग्रेस ने 2004 में क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट बनाया ताकि न्याय विभाग के लिए विशिष्ट दायित्व अनिवार्य किए जा सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सर्वाइवर सुरक्षित रहें, उन्हें जानकारी मिले और वे ठीक हो सकें। अब मिस्टर कुबन, आपने दशकों तक सर्वाइवर्स का प्रतिनिधित्व किया है और उनके मामलों को संभालने में संघीय सरकार की पारदर्शिता के लिए लड़ाई लड़ी है। क्या आप बता सकते हैं कि संघीय सरकार ने कैसे उल्लंघन किया? उनके शरीरों के उल्लंघन के बाद, उनके सपनों, उनकी गरिमा, उनके जीवन के उल्लंघन के बाद उनके अधिकारों का उल्लंघन कैसे किया गया? दस्तावेज़ों के जारी होने और सुश्री की बहादुरी के बाद हमारी समझ ये थी, वाइल्ड मामले के दस्तावेज़ों से खुलासा हुआ कि संघीय और राज्य अटॉर्नी ने चार्जशीट न दाखिल करने की साजिश रची ताकि क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट लागू न हो और उन्हें पीड़ितों को सूचित न करना पड़े। तो हमने जो सीखा वह यह था कि उन्होंने जानबूझकर इसे पीड़ितों की पहुंच से बाहर रखा ताकि पीड़ित इस गुप्त सौदे पर आपत्ति न कर सकें या प्रक्रिया में अपनी बात न रख सकें। और संघीय न्यायाधीश, एक बहुत ही बहादुर संघीय न्यायाधीश मारा ने पाया कि यहाँ दक्षिणी ज़िले में अधिनियम का उल्लंघन हुआ था और दुर्भाग्य से कानून जिस तरह से लिखा गया था उसके परिणाम स्वरूप उन्हें न्याय या कोई उपाय दिलाने का कोई रास्ता नहीं था। बिल्कुल, उन्हें न सूचित किया गया, न परामर्श लिया गया और न ही उन कार्यवाहियों में शामिल होने दिया गया जो सीधे उनके जीवन और सुरक्षा से जुड़ी थीं। क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट को इन अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए। क्या कोई सर्वाइवर बता सकता है कि संघीय सरकार ने आपके मामले को कैसे नज़रअंदाज किया? मैं देख रही हूँ कि समय बीत रहा है हाउस ओवर। क्या कोई और इस बारे में बोलना चाहेगा? क्यों ना ऐसा करें। मैं खुद एक सर्वाइवर होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि ये केवल आपकी सुरक्षा के बारे में नहीं है जो आपसे छीन ली गई, आपकी मासूमियत और आपके सपने। सर्वाइवर्स को शोषण का आर्थिक बोझ उठाने के लिए भी मजबूर किया जाता है। खोई हुई मजदूरी, आवास की अस्थिरता, चिकित्सा खर्च, कानूनी फीस, सुरक्षा लागत, आघात जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप में से कोई इस बारे में बात कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। हमने मोर्चा संभाला, आवाज़ उठाई और सामने आए जो नहीं करना था। इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब नौकरी के लिए आवेदन करो तो वे हमें गूगल करते हैं। वे हमारी सबसे नहीं। हम जानते हैं कि बचपन में क्या हुआ था। यह ताउम्र हमारा
पीछा करेगा, वह वापस नहीं मिलता, वह विलासिता हमें नहीं मिलती। तो ये इस बोझ के साथ आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सरकार अपना काम नहीं कर सकी। क्या जैसे मैंने सर्वाइवर से पहले भी ये सुना है, अगर आप मुझसे यहाँ के बाहर मिलें तो मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। मेरी अपनी जीवन कहानियाँ हैं, लेकिन दस्तावेज़ों के इस खुलासे ने मुझे कुछ और ही बना दिया है, और मैं बिना किसी मदद के दैनिक कार्य नहीं कर पाती हूँ, और मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम है जिसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन अगर वह नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ जीवित होती। तो ये वाकई बहुत कठिन है। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि आज यहाँ होना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत असहज हूँ। मैं ऐसा दिखने की कोशिश कर रही हूँ जैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ, क्या कोई और शोषण के आर्थिक बोझ, खोई हुई मजदूरी, आवास की अस्थिरता, चिकित्सा खर्च, कानूनी फीस, सुरक्षा लागत के बारे में बोलना चाहेगा? तो जब मैं छोटी थी, जब हम मिले, मैं जेफरी से मिली, तब मैंने बहुत बेघरपन झेला था। तो मुझे लगता है कि मैंने आपका प्रश्न गलत समझा, लेकिन मैं जो कहने वाली थी, हाँ मैम, मैं बस ये कहने वाली थी कि जैसे आप पुल पार कर रहे थे, पाम बीच जाने वाली एक 14 साल की बच्ची, जैसे ही आप उस पुल को पार करते हैं, आपको पैसे और ताकत का एहसास होता है, और यह कितना बड़ा विरोधाभास है। और अगर आप ओकेचोबी से ओकेचोबी और टर्न बाइक की ओर जाते हैं, तो वहाँ ड्रेक्सल नाम की एक सड़क है, और वह मोबाइल होम वाली सड़क है। वहाँ बहुत सारे, मैं वहीं से आई थी, मैं वहीं की रहने वाली थी। तो यहाँ से वहाँ जाना, बस आप जानते हैं, ये बहुत भ्रमित करने वाला है। मैं बेघर थी, मेरे माता पिता को नशे की समस्या थी, आप जानते हैं, उसने शिकार किया, उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। ये सब बहुत नपातुला था। और फिर बाद में तथ्य यह है कि उसने उन चीज़ों का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया। हमारे पास फेड्स, हमारे माई स्पेस खंगाल रहे थे, हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि हम 16 और 17 साल की उम्र में एक पार्टी में शराब पी रहे थे, बजाय इसके कि वे बाहर जाते उनके पास। तो मेरे लिए ये बहुत दुखद है कि उसे पता था कि उसने किसका शिकार किया। उसने छोटी लड़कियों का शिकार किया, और ख़ासकर पाम बीच काउंटी में उसने हम जैसे बच्चों का शिकार किया जो परेशान पृष्ठभूमि से आए थे, और उन्होंने हमें इन कम उम्र की वेश्याओं के रूप में चित्रित किया। क्या ये कोई असली आरोप है? कोई असली नाबालिग वेश्याएं? क्या अच्छा सवाल ऐसा है? धारा क्या थी स्पेंसर पर उनके उस आरोप के बारे में? क्या वह सच है? ये उस समय भी हमारे लिए अजीब था, लेकिन आप जानते हैं, और इसका कोई मतलब नहीं बनता था, और वैधानिक दिशा निर्देश बहुत संदिग्ध थे क्योंकि वे नाबालिग थे। लेकिन विशेष रूप से प्रतिनिधि के सवाल पर, और पिछले 30 वर्षों से पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करते हुए, आप जानते हैं, ये न केवल पीड़ित को प्रभावित करता है, यह उनके परिवार और बेटियों की परवरिश पर असर डालता है, साथ ही उनकी मानसिक स्थिति और नौकरी पर भी। सोचिए, किसी पीड़ित से कहना कि न्याय के लिए 20 साल तक वकील का खर्च उठाना होगा, यह नामुमकिन है, खासकर जब कानून ही बेअसर हो। उन्हें ऐसे पीड़ित अधिवक्ताओं की तलाश करनी पड़ती है जो मुफ्त में काम करें, जो बहुत कम हैं। खासकर 20 साल तक लड़ने वाला कोई नहीं। असीमित संसाधनों वाले के खिलाफ लड़ने के आर्थिक परिणाम बहुत भयानक होते हैं। क्या मैं कुछ जोड़ सकती हूँ इस लड़ाई को जारी रखने के लिए? जैसे हम सब यहाँ हैं, और हम इस संदेश को फैलाने के लिए सिर्फ यही नहीं कर रहे। वकालत, थेरेपी और ठीक होना महंगा है। हमारे पास काम का समय नहीं है, क्योंकि हमें इसे बच्चों के लिए बदलना है, और मैं अपने बच्चे को ऐसी दुनिया में नहीं पालना चाहती। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। वन इंडिया ऐप को अभी तुरंत ही डाउनलोड करें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.